हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 1 जुलाई और 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कर हमें सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ चैनल पर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैंकिंग विनिमय संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया है। अध्यादेश में संशोधन किया गया कि आरबीआई की देखरेख में शहरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लाने के लिए बैंकिंग विनिमय का कौन सा अनुभाग कार्य करता है। देखिए, इससे पहले अभी इस संशोधन से पहले जो शहरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थे, इनकी एक समिति होती थी और इसी समिति में का जो सबसे बड़ा पद माना जाता था उसे रजिस्ट्रार बोलते थे। तो इससे पहले ये शहरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन कार्य करता था। आपने देखा होगा कि प्रत्येक शहर में एक कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी बैंक होते हैं। ये उन्हीं बैंकों की बात की जा रही है। तो सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के जो नियम कानून थे वो उसी सहकारी बैंक के समिति के रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पे ये बैंक कार्य करते थे। लेकिन काफ़ी समय से सहकारी बैंकों में गंभीर वित्तीय अनियमितता मिलने के बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सहकारी बैंकों के लिए लागू बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 45 और 46 में संशोधन किया। सेक्शन 45 और सेक्शन 56, मैंने हिंदी में 45 और 46 बोल दिया, वो गलती से। देखिए, बैंकिंग विनिमय, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 45 एंड 56 यानी कि सेक्शन 45 एंड सेक्शन 56 में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद से कुल पूरे जो भारतवर्ष में 1482 शहरी और 58 राज्य सहकारी बैंक हैं, इनको भी आरबीआई के अधीन ले दिया गया है। अब से जो कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये भी आरबीआई के निगरानी में कार्य करेंगे। हालांकि जो सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक और शहरी राज्य स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और शहरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनके जो रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी शक्तियों में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रजिस्ट्रार शहरी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सबसे बड़े पदाधिकारी को माना जाता है और इसी के नियम के, इसी रजिस्ट्रार के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही अभी तक शहरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कार्य करते थे, परंतु अब आरबीआई की निगरानी में कार्य करेंगे। लेकिन जो ये रजिस्ट्रार है, इसके मौजूदा शक्ति में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत में देखिए, सहकारी बैंक कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। इसे 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर खोलते हैं। इसे आप गांव में, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि कई सारे लोग मिलकर समितियां बनाते हैं और उस समिति में हर महीने 100 रुपये, मतलब 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर एक समिति बनाए और हर एक फिक्स अमाउंट उसमें जमा करते हैं समिति में। तो जैसे 200 रुपये जमा किए और 10 लोगों की समिति थी, कम से कम बननी है, तो हम मान लेते हैं 10 की समिति थी, तो हर मंथ 2000 रुपये उसमें जमा हो रहे हैं। 10 महीने बाद किसी व्यक्ति को पैसे का काम लगता है, तो वो पैसा तो उसमें जमा है समिति में, अब वो पैसे को ले लेता है, तो उस पर मिनिमम इंटरेस्ट पे उसको पैसे दे दिए जाते हैं किसी कार्य के लिए और फिर वो धीरे धीरे उस पैसे को चुकाता है। तो जब इंटरेस्ट मिलता है तो समिति के पास कुछ पैसे इंटरेस्ट के थ्रू भी आने शुरू हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे उनकी पूंजी बढ़ने लगती है। दूसरा जो होता है प्राथमिक सहकारी साख समिति, जो कि गांव में होता है, 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर इसे खोलते हैं। दूसरा होता है जिला सहकारी बैंक। तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक, यही कोऑपरेटिव बैंक है। और चौथा होता है भूमि विकास बैंक। तो रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 45 और 1949 की धारा 56 में संशोधन कर दिया, जिसके बाद से अब शहरी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अधीन कार्य करेंगे, यानी कि आरबीआई के देख रेख में कार्य करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 45 और सेक्शन 56 दोनों में परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकार ने 1 जुलाई 2020 से नई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 कर योग्य योजना को अधिसूचित किया है। कौन सा संगठन अपने बॉन्ड जारी करेगा? जो संगठन बॉन्ड जारी करेगा वह है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अब से बॉन्ड को जारी करेगा जो कि फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड होगी। क्या है ये, समझते हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2020 से 7.75% बचत बॉन्ड 2018 के स्थान पर नई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 योजना की शुरुआत की है। इससे पहले जो ये बचत बॉन्ड अब फ्लोटिंग कर दिया गया, फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड कर दिया गया है। इससे पहले इस पे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता था, यानी कि 7.75%। जो ये बॉन्ड को खरीदता था उसे प्रतिवर्ष 7.75% का ब्याज मिलता था, लेकिन अब ये फिक्स नहीं रहेगा। पहले भी ये बॉन्ड आरबीआई ही जारी करता था, अब भी ये बॉन्ड आरबीआई ही जारी करेगा, लेकिन अब ये फिक्स नहीं रह गया। यानी कि अब जो है, जो बॉन्ड आरबीआई जारी करेगा इसमें एफआरएसबी यानी कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 लागू किया जाएगा। क्या है ये फ्लोटिंग रेट? अब ये होगा कि जो फ्लोटिंग रेट होगा इसमें इंटरेस्ट रेट फ्लोट करेगा, यानी मार्केट के हिसाब से ये बदलता रहेगा। जैसे कभी ये फ्लोटिंग रेट पहले जो 7.7%, 7.75% ब्याज मिलता था उससे ज़्यादा हो सकता है, यानी कि साल में आपको 7.75% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर उससे कम इंटरेस्ट भी मिल सकता है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 को आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। तो क्या मुख्य अंतर हुआ? जो पहले बॉन्ड था, सेविंग बॉन्ड था, जो पहले सेविंग बॉन्ड था और अब के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में, पहले जो सेविंग बॉन्ड थे जो 2018 में सरकार ने जारी किया था उसमें एक फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता था 7.75% का, लेकिन अब ये फ्लोट करेगा मार्केट के हिसाब से। ये कभी 7.75% से ऊपर जा सकता है तो कभी 7.75% से नीचे भी आ सकता है। यही दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो पहले 2018 में सरकार ने बचत बॉन्ड जारी किया था उसमें और अब फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में यही अंतर है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। देखिए आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अभी 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं। एक पद डिप्टी गवर्नर का खाली है, रिक्त है। जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं वो है विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 3 प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर हैं और एक पद डिप्टी गवर्नर का खाली है, और शक्तिकांत दास हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को कितने जिले में शामिल किया गया है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कुल 272 जिलों को नशा मुक्त भारत के वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2021-20 और 21 में 260 करोड़ रुपए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना के लिए आवंटित किया गया है। यानी कि कुल 272 जिलों के लिए 260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना के लिए। और कौन ये इस योजना को चला रहा है? इस योजना को चला रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका प्रमुख उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना, नशा उन्मूलन के लिए सार्वजनिक सहयोग को बढ़ाना, प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करना, नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना, यही सब इससे नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना का प्रमुख उद्देश्य है। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामले के मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने पहली बार वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने किया। ऑप्शन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह
एक्सपो कुल 5 दिनों तक चला। ये एक्सपो मतलब कि ये एक तरीके की प्रदर्शनी थी जो संबंधित थी हेल्थ केयर और हाइजीन से, और वर्चुअल थी, यानी कि ये ऑनलाइन प्रदर्शनी थी। लोग इसकी वेबसाइट पे जाके इस प्रदर्शनी को देख सकते थे। यह कुल 5 दिनों तक चली, 22 जून से 26 जून तक। यह एक्सपो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित थी। इस एक्सपो का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित थी तो उसी से संबंधित इसका प्रमुख उद्देश्य भी रहा होगा। आयुष विभाग से संबंधित जो फार्मास्यूटिकल चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन करना, आयुष विभाग के चिकित्सा उपकरण का प्रदर्शन करना, चिकित्सा वस्त्र, अभी वस्त्र की भी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि पीपीई किट जो होती है वो चिकित्सा वस्त्र के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए चिकित्सा वस्त्रों का प्रदर्शन करना, और साथ ही साथ स्वच्छता से संबंधित बातों के लिए लोगों को जागरूक करना, इसे एक्सपो का प्रमुख उद्देश्य था। और इस एक्सपो को किसने आयोजित किया था? इसको आयोजित किया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। और किसने इसका उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि किसी भी मंत्रालय में 2 मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और साथ में उनके सपोर्ट के लिए एक राज्य मंत्री भी होते हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें भी एक राज्य मंत्री होते हैं। तो जो मनसुख मांडविया हैं ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया के लिए। वैसे हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है? जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन मालिकों से गाय के गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, गोधन न्याय योजना का इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपने जो जानवर होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं चरगाहे में कि वो जाए और वहाँ पे अपना दिन भर चरगाहे में घूमते हैं जानवर, वहाँ पे घास फूस खाते हैं और फिर उनको शाम को घर पे लेके आते हैं और उनसे दूध निकालते हैं। लेकिन अब क्या है कि इस योजना के शुरू होने के बाद जब गवर्नमेंट उनसे गोबर खरीदेगी तो वो जानवरों को बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि जो आवारा पशु के कारण होने वाली समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। जैसे ये पशु कभी कभी चारगाहे से घूमते घूमते रोड पे आ जाते हैं, रोड पे टहल रहे हैं, तो रोड पे टहलने से एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो गोधन न्याय योजना शुरू करने से हर पशु का जो ओनर होगा वो उसे अपने घर पे रखेगा ताकि वो गोबर को कलेक्ट कर सके और गवर्नमेंट को बेचकर उससे पैसे का अर्जन कर सके। यह योजना जो शुरू की जाएगी इससे क्या होगा, इसे शुरू करेंगे 20 जुलाई को, आने वाला जो 20 जुलाई है इस दिन इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसी दिन हरेली महोत्सव मनाया जाता है। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख महोत्सव है और सहकारी समितियों द्वारा इस गोबर को खरीदा जाएगा। इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक खाद बनाई जाएगी। रासायनिक खाद में इस गोबर को परिवर्तित करके बेचा जाएगा सरकार की ओर से। इससे डबल फ़ायदा हुआ है। एक तो देखिए क्या क्या फ़ायदे हुए, एक तो जानवर खुले नहीं छोड़े जाएंगे, उनको घर पे ही प्रॉपर केयर दी जाएगी। इससे क्या होगा, जानवर भी कम बीमार होंगे। खुले छोड़ने से जो जो समस्याएं आती हैं कि वो लोगों के खेतों को जाके नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारी समस्याएं भी बच जाएंगी। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट इससे बनाएगी यानी कि रासायनिक खाद बनाएगी जिससे गवर्नमेंट की भी अपनी खुद की कुछ अर्निंग होगी और ये रासायनिक खाद गवर्नमेंट लोगों को बेचेगी, उससे गवर्नमेंट की भी अपनी अर्निंग होगी। सहकारी समितियां इसके लिए बनाई जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, जिससे कि वो गोबर को खरीद सके और उससे रासायनिक खाद को बना सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं और जो गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की ये हैं अनसुईया उइके। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री हैं और ये जो योजना है छत्तीसगढ़ की, इसको कृषि और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ही लागू किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य
का नाम बताएं जो 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत करने जा रहा है। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ द्वारा ही की जा रही है। और अभी देखिए ऊपर था क्या, गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई और आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई। यह योजना 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पुलिस का आम जनता के साथ आचरण, अभिलेखों का पुलिस स्टेशनों पर जो अभिलेख होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका रख रखाव, जनता को स्वतंत्र रूप से पुलिस स्टेशन में बोलने के लिए जो पर्यावरण प्रदान किया जाता है, इन सब को देखते हुए प्रत्येक वर्ष सरकार पुलिस स्टेशन जो इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उनके लिए सरकार जो है आदर्श पुलिस स्टेशन का लोगो तो देगी ही देगी, साथ ही उस पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को कुछ ना कुछ इनाम के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो कौन कौन से 3 क्राइटेरिया लिए गए हैं आदर्श पुलिस स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ की? पुलिस का आम जनता के साथ आचरण, जो थानों में अभिलेख, जो थानों में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके रख रखाव को कैसे किया गया है कि वो ऐसे कूड़े की तरह ढेर पड़े हैं या फिर उन्हें सीक्वेंस में अच्छे तरीके से लगाया गया है, और जनता का जो स्टेशन पे है वो बोलने के लिए कैसा पर्यावरण उस पुलिस स्टेशन द्वारा दिया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत की है। जो भी पुलिस स्टेशन इन तीनों बातों पे खरा उतरेगा उसे प्रत्येक वर्ष प्राइज़ के रूप में धनराशि दी जाएगी, साथ ही साथ उस पुलिस स्टेशन को आदर्श पुलिस स्टेशन लोगो प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे के साथ भागीदारी की है? फ़ोनपे के साथ भागीदारी की है ICICI बैंक ने। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फ़ोनपे ने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर ICICI बैंक के साथ भागीदारी की है। फ़ोनपे अपने उपयोगकर्ताओं को फ़ोनपे ऐप पर ICICI बैंक के @IBL हैंडल और एस बैंक के @YBL हैंडल, देखिए ICICI बैंक का जो हैंडल होगा वो @IBL होगा, जबकि एस बैंक का जो हैंडल होगा वो @YBL हैंडल होगा। इसी हैंडल के साथ UPI ID बनाने और प्रयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी। एक साथ ये कई जो ICICI बैंक के उपयोगकर्ता होंगे फ़ोनपे के और जो एस बैंक के उपयोगकर्ता होंगे फ़ोनपे के, चूँकि इसमें एस बैंक ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो दोनों ही मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे, मतलब ये लोग कई सारी ID बना सकेंगे फ़ोनपे पर अपने एक ही अकाउंट से। इसी का विकल्प प्रदान कर रही है फ़ोनपे। तो ICICI बैंक और एस बैंक ये सुविधा दोनों के लिए दे रही है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है ICICI बैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके CEO समीर निगम है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO संदीप बख्शी हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो मल्टी बैंक मॉडल UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल का जो सुविधा प्रदान कर रही है फ़ोनपे, ये ICICI बैंक के साथ ही साथ ICICI बैंक के साथ ही साथ एस बैंक के लिए भी ये है, एस बैंक के लिए भी सेम सुविधा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये सुविधा? ये सुविधा ये है कि ICICI बैंक और एस बैंक के जो खाता धारक होंगे वो फ़ोनपे पर एक ही साथ कई सारी UPI ID बना सकेंगे। इसी के विकल्प को प्रदान कर रही है फ़ोनपे ICICI बैंक और एस बैंक के खाता धारकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड्स मंच पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए किस संगठन ने स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है? सिडबी ने ट्रेड्स मंच पर MSME के लिए मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए एक उत्तरदायी निधि की स्थापना की है, जो कि स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि के नाम से है। ट्रेड्स क्या है देख लीजिए। ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड, T से ट्रेड, फिर RE से रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम,
इस मंच पर एमएसएमई को मुफ्त की सुविधा के लिए सिडबी ने स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड की स्थापना की है, जो कि देखिए स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड। इसी स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड यानी कि स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है सिडबी ने ट्रेड्स के लिए। सिडबी ने ट्रेड्स मंच पर एमएसएमई को कई फाइनेंसरों के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए इस फंड की स्थापना की है, जिससे एमएसएमई जो है उसको मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान होगी और कई सारे फाइनेंसर इस पे ट्रेड्स पे एमएसएमई के लिए उपलब्ध होंगे। सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए धन प्रदान करती है। तो इस मंच के माध्यम से वो क्या करेगी कि सिडबी तो धन दे ही रही है एमएसएमई को, साथ ही साथ कई सारे और फाइनेंसर भी उपलब्ध कराएगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कई सारे और फाइनेंसर उपलब्ध होंगे इस स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि के माध्यम से, जो कि एमएसएमई सेक्टर को ऋण प्रदान करने के लिए राजी हों। तो सिडबी अपने साथ ही साथ कई सारे फाइनेंसरों को उपलब्ध कराने के लिए ये ऑनलाइन मुफ्त की ऑनबोर्डिंग सुविधा प्रदान कर रही है एमएसएमई को। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके चेयरमैन एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु स्थित सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है। सॉल्व बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एमएसएमई के लिए एक बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्व ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया। सॉल्व का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाए और पूरे भारत में सॉल्व अपने ग्राहकों के आधार को बढ़ाने के लिए ही बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी की है एमएसएमई के लिए और क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। सॉल्व स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। ये सॉल्व जो है ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिसके साथ भागीदारी किया है इसने, ये इसी की पेरेंट कंपनी, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पेरेंट कंपनी है सॉल्व की, और सॉल्व ने भागीदारी भी की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ही साथ। किस कार्य के लिए? ताकि एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। और सॉल्व का जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके चेयरमैन जोन्स मारिया विंसन हैं और सॉल्व के जो सीईओ हैं ये नितिन मित्तल हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने क्रॉस कंट्री जिसमें भारतीय सीमा भी शामिल है सड़क परियोजना के लिए किस देश को 500 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने बांग्लादेश के जशोर और जनीदाह में सड़क संपर्क सुधार के लिए वी केयर परियोजना के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। वी केयर क्या है? जो परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। वी केयर का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हेंसमेंट, यानी कि इसके बनने से जो पश्चिमी देश हैं वो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सड़कें क्या करेंगी, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में जो पश्चिमी एशियाई देश हैं उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सड़क उनको सहायता प्रदान करेगी। इस सड़क की लंबाई कुल 110 किलोमीटर है। ये सड़क 2 लेन है। ये इकोनॉमिक दृष्टि से ये सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है पश्चिमी एशिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है। देखिए बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर, वैसे तो भारत साउथ दक्षिण एशिया का देश है, लेकिन अब यहाँ पश्चिमी क्यों कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आपका बांग्लादेश की स्थिति की तुलना में बांग्लादेश से पश्चिम में स्थित है भारत। आप अगर मैप को देखते होंगे तो वेस्ट बंगाल के ठीक नीचे का पोर्शन बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश से पश्चिम में स्थित है भारत। तो इसीलिए इसको बांग्लादेश ने क्या नाम दिया है? वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हेंसमेंट, यानी कि पश्चिमी अर्थव्यवस्था
गलियारा और रीजनल की क्षेत्रीय इन्हेंसमेंट, ये नाम दिया है वी केयर, यही तो फुल फॉर्म है इसका। तो इसीलिए इसको पश्चिमी इकोनॉमिक कॉरिडोर बांग्लादेश ने अपने हिसाब से रखा है। इसके लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। इस परियोजना से बांग्लादेश की सरकार ग्रामीण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर रोजगार भी पैदा करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ ये सड़क भारतीय सीमा के पास से भी गुजरेगी, जिससे कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक चीज़ों के लिए, जैसे कोई इकोनॉमिक लेन देन करना है, कोई अर्थव्यवस्था के लिए लेन देन करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उससे ये सड़क उसमें भी मददगार सिद्ध होगी। और इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने उसको नेपाल को भी लोन दिया है 450 मिलियन का। नेपाल की रोडों को 450 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने नेपाल को भी। देखिए 500 मिलियन का लोन दिया है बांग्लादेश को, 450 मिलियन का लोन दिया है नेपाल को, ताकि वो भी अपने यहाँ के रोड सिस्टम को सही कर सके। और भारत को वर्ल्ड बैंक द्वारा 500 मिलियन यूएस डॉलर का हाल ही में लोन प्रदान किया गया एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये 500 मिलियन का लोन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ये 6 स्टेटों को मिलाकर ये 500 का दिया है लोन। ये 6 स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिया है एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ये भारत के 6 स्टेटों को प्रदान किया है। मतलब 500 मिलियन ही कुल 6 स्टेटों के लिए है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो या इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है सड़क परियोजना के लिए बांग्लादेश को। अगर आ जाए 450 मिलियन यूएस डॉलर का लोन किसे दिया, तो ये दिया है नेपाल को। ये आ जाए कि भारत को 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है वो किस कार्य के लिए दिया है? ये दिया है एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए अपने देश में, भारत में। और कितने राज्यों को ये 500 मिलियन का लोन दिया है? तो ये 6 राज्यों को दिया, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन्नी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? विन्नी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। विन्नी महाजन 1987 आईएएस बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ये 2024 तक अब पंजाब राज्य की मुख्य सचिव होंगी। पंजाब राज्य की यह पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। इससे पहले पंजाब में कोई भी महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया था। यह अवतार सिंह का स्थान लेंगी। अवतार सिंह अगस्त 2020 में रिटायर हो रहे हैं अपने पद से। अभी तक अवतार सिंह पंजाब के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब अगस्त 2020 से पंजाब की मुख्य सचिव हो जाएंगी विन्नी महाजन, जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य के पंचायत राज्य विभाग ने प्रथम पुरस्कार जीता? प्रथम पुरस्कार जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने ई आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सभी 3226 पंचायत के लोगों को विभिन्न सेवाओं से ऑनलाइन पहुंच बनाने के लिए इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। इसीलिए वर्ष 2020 का ई पंचायत का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। यह पुरस्कार उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जो पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्ष ई पंचायत पुरस्कार दिया गया हिमाचल प्रदेश को। हमारे पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और यही हमारे कृषि और किसान वेलफेयर के मंत्री भी हैं, फार्मर वेलफेयर के मंत्री भी हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला गर्मियों के दिनों में यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, और धर्मशाला ये ठंडक के दिनों में है यानी कि शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के कितने जिला अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प 2019-20 का पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर के कुल 6 अस्पतालों ने कायाकल्प पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी में 2019 में भी इन्होंने उपलब्धि को हासिल किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुल 6 अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धि के लिए कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग 2020 में शीर्ष 30 में से एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है जो स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी किया गया है? स्टार्टअप जीनोम एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट को तैयार करता है जो कि वैश्विक और स्थानीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर स्टार्टअप हब को रैंकिंग प्रदान करना। और स्टार्टअप जीनोम का जो ऑफिस है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। तो स्टार्टअप जीनोम प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये बताता है कि जो स्टार्टअप मतलब कि जो नए बिजनेस की शुरुआत करी जा रही है उसके लिए कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा इकोसिस्टम है किसी शहर का, उसी पे आधारित ये रिपोर्ट है। स्टार्टअप जीनोम का ऑफिस ये कैलिफोर्निया में स्थित है। तो स्टार्टअप जीनोम द्वारा जो जारी किया गया है वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की रिपोर्ट, उसमें जो शीर्ष 30 शहर हैं उसमें से भारत का एकमात्र शहर है बेंगलुरु जो कि कर्नाटका की राजधानी है। इसको 26वीं रैंक इस रिपोर्ट में मिली है। हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली को इस रिपोर्ट में 36वीं स्थान मिली है, लेकिन क्वेश्चन में है कि शीर्ष 30 में से एकमात्र भारतीय शहर जो है वो है बेंगलुरु। इस रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है सिलिकॉन वैली को, दूसरा स्थान मिला है न्यूयॉर्क और लंदन दोनों संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे सिलिकॉन वैली है। भारत के लिए जो पहला स्थान माना जाएगा वो बेंगलुरु को माना जाएगा, लेकिन विश्व में इसका 26वां स्थान है स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी रिपोर्ट में और दिल्ली का 36वां स्थान है। उभरते हुए इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर इस सूची में हैं। जो शीर्ष 3 शहर हैं इस सूची के, इसी स्टार्टअप जीनोम ने ही एक तो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग जारी की और दूसरी रैंकिंग इन्होंने जारी की उभरते इकोसिस्टम रैंकिंग को जारी किया। तो इसमें जो शीर्ष 3 शहर हैं उसमें मुंबई, भारत का शहर मुंबई, जकार्ता इंडोनेशिया का और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का, ये टॉप 3 हैं उभरते इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर की सूची में। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। वो नंबरिंग में गलती है, ऑप्शन बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी रोपर ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। आईआईटी रोपर का भारत में तो शीर्ष स्थान है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी द यंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग हम देखेंगे पूरे विश्व में तो आईआईटी रोपर की रैंकिंग 62 है। आईआईटी रोपर पंजाब में स्थित है और 64वें स्थान पे आईआईटी इंदौर है। इस सूची में पहले स्थान पे है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे स्थान पे है नैनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। टाइम्स हायर एजुकेशन का जो ऑफिस है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसी ने जारी की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, जिसमें भारत के टॉप 100 में सिर्फ 2 आईआईटीज़ हैं, एक आईआईटी रोपर पंजाब का, एक आईआईटी इंदौर मध्य प्रदेश का। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान मिला है आईआईटी रोपर को, इसे 62वीं रैंक प्रदान की गई है इस सूची में और 64वीं रैंक है आईआईटी इंदौर की, लेकिन शीर्ष स्थान क्वेश्चन में है इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि 2 आईआईटी इसमें हैं, एक आईआईटी रोपर और एक आईआईटी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रीपद नाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद नाइक हैं, और हमारे डिफेंस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये राजनाथ सिंह हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के श्रीपद नाइक ने किस राज्य में 2 दिवसीय रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया? रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 2 दिनों के रक्षा सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने और SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने मिलकर। ये जो जिसका उद्घाटन श्रीपद नाइक ने किया है, जिस रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का 2 दिवसीय है, इसको 2 संस्थान ने मिलकर आयोजित किया, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और दूसरा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर का ये संयुक्त रूप से इन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत करने में रक्षा क्षेत्र का भी योगदान बढ़ाना, यानी रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया का उपयोग भरपूर तरीके से किया जाए, इसीलिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन उदय कोटक हैं और इसके पहले किर्लोस्कर थे इसके चेयरमैन, अभी हाल ही में इसके चेयरमैन बदलकर उदय कोटक हुए हैं। और जो सिडमी है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ये जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी उद्योग हैं जो कि बनाते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट, उनका ये एक एसोसिएशन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर SIDM। और गुजरात में इस 2 दिवसीय रक्षा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया हमारे डिफेंस के राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम का नाम बताइए जो पूर्णतः स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा शुरू किया गया और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। देखिए टारपीडो क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। उन्नत टारपीडो का नाम है मारीच। मारीच नाम के टारपीडो को भारतीय नेवी में शामिल किया गया। यह जो है टॉर्पीडो, एक आप समझ लीजिए कि टॉर्पीडो पूरी तरीके से एक मिसाइल का नाम है, और मिसाइल को अगर नेवी में शामिल किया गया है, यानी कि नौ जो समुद्री सुरक्षा है हमारी उसमें शामिल किया गया है नेवी में शामिल होने का मतलब, तो ये माना जाता है कि नेवी में जो भी मिसाइल शामिल की जाए वो नेवी के जो युद्धपोत हैं, यानी कि नेवी के जो जहाज़ हैं, अगर हम एक साधारण भाषा में बात करें, नेवी के जो जहाज़ हैं उनसे इन मिसाइलों को दागा जा सके, क्योंकि मिसाइल लंबे लंबे होते हैं तो उसी हिसाब से जहाज़ भी लंबी लंबी होनी चाहिए, जो युद्धपोत है हमारे नेवी के पास वो भी लंबे लंबे होने चाहिए। तो जो इस मारीच की खास बात है वह यह है कि यह भारत के सभी युद्धपोतों से दागा जाने में सक्षम है, यानी कि मारीच टॉर्पीडो। पहले तो ये जान लो टॉर्पीडो क्या है। टॉर्पीडो एक मिसाइल है, मिसाइल को अगर हम युद्धपोत से दागेंगे, यानी कि मिसाइल को हम समुद्र के अंदर से, हमको समुद्र में जाके समुद्र के बीचों बीच से किसी देश पे प्रहार करना है, तो समुद्र के बीचों बीच से प्रहार करना है तो मिसाइल को हमें किसी जहाज़ पे रख के ले जाना होगा, और वो जहाज़ इतना सक्षम भी हो कि उसके फोर्स को जब वो दागा जाता है तो एक फोर्स अप्लाई करता है, तो वो जहाज़ पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए मिसाइल के फोर्स को, तनाव को जो है सहने में। तो टॉर्पीडो जो मारीच टॉर्पीडो है, यह ऐसा मिसाइल है भारत का कि ये भारत के सभी युद्धपोतों से दागा जा सकता है। और जो टॉर्पीडो है इसकी एक खास बात और है कि यह सोनार से सुसज्जित है, यानी कि ये सामने जो दुश्मन देश है उससे आने वाले टॉर्पीडो का भी पता लगा लेता है, और टॉर्पीडो का पता लगा लेता है तो उस तरफ ही अपनी डायरेक्शन को मोड़ भी सकता है। इससे यही होगा कि भारत की जो युद्ध क्षमता है इसमें भारी वृद्धि होगी। यह टॉर्पीडो पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसके जो चीफ हैं ये वेंकटेश्वर गौतम हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चीफ वेंकटेश्वर गौतम हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने हाल ही में किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की है? क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ये न्यूजीलैंड की विकेट कीपर हैं। इन्होंने हाल ही में अपने क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायरमेंट की घोषणा की है, इसीलिए चर्चा में बनी रही। क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,